बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तहरीके इंतशार का एक और इंतशारी प्लान जो है, बल्कि 9 मई से भी ज़्यादा ख़तरनाक अज़ाइम जो है वो बेनकाब हुए हैं। और इसके साथ साथ आज के इस व्लॉग में हम मुकम्मल सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि तहरीके इंसाफ अपनी औकात पे भी आ गई है और इन्होंने ये अपनी उस डगर से पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का इनका जो एक रवैया, एक तरीक़ाकार है, ये आज भी उस पर कायम है और अगले आने वाले दिनों में ये क्या ख़तरनाक अज़ाइम रखते हैं। सबूतों के साथ आज के व्लॉग में आपके साथ ये तमाम हक़ाइक़ रखेंगे। और इसके साथ साथ जनाब, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ आइनदार जजेस हैं जो आइन की पासदारी की बात करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जनाब एक प्रोजेक्ट की सहूलत करने वाले जजेस जो हैं वो मौजूद हैं। और अब ये लड़ाई आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिर ये माजरा क्या है, ये तमाम हक़ाइक़ आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय भी बड़ी अहम है और साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं। तो जनाब, व्लॉग के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे अदालती महाज के हवाले से। अच्छा, अदालती महाज पे मैंने आपसे पहले भी इसी से मिलती जुलती एक ख़बर जो है वो शेयर की थी, लेकिन ये उससे एक स्टेप आगे मामला निकल चुका है। क्योंकि एक तो वो था ना जस्टिस जमाल मंदूखेल और मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का जो मामला था। अब जनाब अली मसला ये पैदा हो गया है कि एक सीनियर जज ने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक ख़त लिखा है और उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर संगीन इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। अच्छा, पहले मैं उनके ज़रा इल्ज़ाम आप तक पहुँचा दूँ तो फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो जनाब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी के मेंबर हैं, ये वो कमेटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद कायम की गई थी। और ये कमेटी फैसला करती है ये जो मुकदमात की समाअत के लिए जिनको मुकर्रर किया जाता है, बेंचेस की तश्कील दी जाती है, तो ये कमेटी फैसले करती है। इस कमेटी में इजाज़ुल एहसन साहब भी मौजूद हैं और इसी तरह इनसे 2 सीनियर जो हैं, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो एक तो ज़ाहिर है 3 रुकनी कमेटी का मतलब ये है कि अगर किसी मामले पे कोई इख्तलाफ पाया जाए तो फिर इसमें जो है वो अक्सरियत की राय को जो है वो अहमियत दी जाएगी। ज़ाहिर है अगर 3 में से 2 एक तरफ हों तो फैसला तो वही होगा। खैर, फैसला क्या हुआ वो बाद में बताते हैं। पहले ज़रा इनका एतराज़ मैं आपको बता दूँ कि मसूफ़ जनाब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने एक ख़त तहरीर किया है कमेटी को, जिसमें उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने कहा जी, कमेटी में ये तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले की अपीलें 4 जजेस सुनेंगे। अच्छा, इस पे 6 रुकनी बेंच कायम किया गया है। वो जजेस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके नाम। सुनेंगे मनपसंद जजेस के तासुर को ख़त्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में 7 सीनियर 3 जजेस को शामिल किया जाएगा। और इसी तरह इस खत में ये भी उन्होंने कहा है कि जी 7 दिसंबर को चीफ जस्टिस के चैम्बर में 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ। 4 बजे कमेटी इजलास था और 1.5 घंटा कबल इजलास का एजेंडा मिला। मैंने बतौर मेंबर कमेटी के इजलास में शिरकत की। कमेटी के एजेंडे के 3 नुकात थे। अच्छा, वो निकात जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्होंने लिखा है कि पहला नुकता फहरिस्त में शामिल मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना। दूसरा नुकता आइनी दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक कमेटी का हुक्म नामा था। और तीसरा नुकता यह था कि मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतल्लिक पॉलिसी का तयन किया जाना था। ये 3 नुकात पे मुश्तमल थी, उनका कहना है। और इसके आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं कि फैसला हुआ था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। कमेटी में फैसला हुआ था कि अदालतों के क़याम से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने कहा था कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। और इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया कि जजेस से पूछ कर बताएं कि कौन से जज स्पेशल बेंच में बैठेंगे, ये जो जिसने फौजी अदालतों के मुतालिक वो कह रहे हैं। इसी तरह इन्होंने एक और बेंच पर भी इनका एतराज़ है। वो कहते हैं जी फौजी अदालतों में ट्रायल के 6 रुकनी बेंच और जुल्फ़कार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर भी उनको एतराज़ है। ठीक है, उनका कहना है ये कमेटी में तय हुआ था कि अगर कोई जज जिस बेंच में ना बैठना चाहे तो उसकी जगह पे जो दूसरा उसके उससे नीचे वाला जो जज है
उसको मौका दिया जाएगा, वो बैठेगा। अच्छा, अब इन्होंने ये तो जनाब बात कर दी, वो कहते हैं जी बेंच बना दिए, समात के लिए मुकर्रर कर दिए, तो तासर देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बेंचेस जो हैं ये कानूनी तौर पे तश्कील नहीं दिए जा रहे। अच्छा जनाब, इसमें जो बेंच बने गए हैं, एक वो बेंच जो कि मुकदमात की समात करेगा फौजी अदालतों के हवाले से जो मैटर है, उसमें 6 रुकनी बेंच है। उस बेंच में सरदार तारिक मसूद साहब जो कि सीनियर प्यूने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा और जस्टिस इरफान सादत साहब जो हैं, ये इस 6 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। अब इन जजेस पे ये एतराज़ किया जा रहा है कि जी ये जजेस जो हैं ये सीनियर जजेस नहीं हैं और जो कमेटी में तय हुआ था उसके मुताबिक नहीं है। इसी तरह वो बेंच जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की का रेफरेंस जो है उसकी समात करेगा, वो 9 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही काजी फायज़ साहब कर रहे हैं। इस बेंच में सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, इसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा हैं। अच्छा, इस 9 रुकनी बेंच में ये जजेस शामिल हैं। एतराज़ आप जब कर रहे हैं तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या जो बाकी 2 जजेस हैं उनकी राय क्या थी? क्या फैसला सिर्फ आपने तनहा करना था या कि फिर इस कमेटी ने एक कंसेंसस के साथ या कि अक्सरियत के साथ फैसला करना था? तो सर ये जो बेंचेस बने गए हैं ना, ये बेंचेस आपकी मशावरत के साथ और वहाँ पे अक्सरियती फैसले की बुनियाद पे कायम किए गए हैं। हालांकि इससे पहले पूरी दुनिया ने देखा है कि जब कभी यहाँ पे एक सहूलतकारी वाली जो अदलिया वो मौजूद थी और जिसमें इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ये थे और इनको लीड करते थे उस वक़्त जनाब उमर अता बंदयाल साहब। तो उस वक़्त तो जनाब बेंचों की तश्कील जो है वो आपको पता है हम ख्याल बेंचेस, और क्यों हम ख्याल कहा जाता था, एक तो ना तो उसमें किसी किस्म की मशावरत थी, जो सीनियर तरीन जज थे उनको तो किसी मशावरत में शामिल करना तो दूर, उनको तो बेंचों में शामिल नहीं किया जाता था, उनको केस नहीं दिए जाते थे ताकि वो समात कर सकें। इवन कि अगर कोई केस दे भी दिया जाता था, बेंच तश्कील दिया जाता था, तो फिर उसको ऐन वक्त पे बेंच जो है वो उसको काज लिस्ट जो है वो खारिज कर दी जाती थी। उस वक्त सिर्फ चंद जजेस जो कि एक धड़े के जज थे उनको वो बेंचों में बैठते थे और वो फैसले करते थे। मुझे लग रहा है कि अभी जो एतराज़ है ना वो इसी बात पे एतराज़ किया जा रहा है, लेकिन इस एतराज़ की कोई ऐसी हैसियत नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह यह है, इजाजुल एहसन साहब को शायद वो ये लिखना, ख़त में लिखना भूल गए, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कि चूँकि मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की दरख्वास्तें जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर की गई हैं और इसके साथ साथ उसी बेंच के रूबरू इजाजुल एहसन साहब के खिलाफ एक दरख्वास्त है वो भी समात के लिए मुकर्रर की गई है। तो शायद वो ये लिखना भूल गए कि मेरे खिलाफ आपने दरखास्तें जो मार्क क्यों की या कमेटी ने क्यों की, तो ये वो लिखना भूल गए, तो हो सकता है ये इशू भी। और इसके साथ साथ जनाब ये फौजी अदालतों के हवाले से दरखास्त गुजार हैं जवाद ख्वाजा साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उन्होंने भी ये जो बेंच है जो फौजी अदालतों के मामले पर समात करेगा, इस पर बेंच के सरबराह सरदार तारिक मसूद साहब पर एतराज़ किया। इस हवाले से उन्होंने एक दरखास्त दायर की है और उनका कहना है कि सरदार तारिक मसूद साहब इससे पहले अपना जहन दे चुके हैं, तो लिहाजा उन्हें इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। जहन क्या दिया था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जो बेंच कायम किया गया है हमें इसकी तश्कील पर एतराज़ है, क्योंकि इसमें इस बेंच को कायम करने से पहले मशावरत नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सिर्फ उसको सस्पेंड करके ये सारा काम चलाया जा रहा है। तो ये एतराज़ था। तो खैर ये अदालत ने मामला देखना है, देखें अब अदालत इस पर क्या फैसला करती है और किस तरफ आगे बढ़ती है। और अब जनाब हम आएंगे तहरीके इंसाफ की वारदात की तरफ। अच्छा, तहरीके इंसाफ जो है उसने 9 मई से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो उनके अज़ाइम बेनकाब हुए हैं। 9 मई से पहले एक आप वो जो उससे पहले वाले चंद माह आप देखें तो आपको चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज होती हुई दिखाई देंगी और आपको नज़र आएगा कि बाकायदा एक प्लान के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जा रहा था। यानी कि यहाँ ज़मान पार्क में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने एज ए रिपोर्टर इसको कवर भी किया कि वहाँ पे इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए 2 बार अटेम्प्ट किया गया। अच्छा, दोनों बार हुआ ये
कि इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वहाँ पे एक गुरिल्ला वार देखने में मिली, भरपूर मज़ाहमत की गई। और तहरीक इंतशार, मैं ज़ाहिर इंतशार में इसलिए कह रहा हूँ उसको ना, तहरीक इंतशार के लोगों ने पुलिस पे और रेंजर्स पे हमले किए, पेट्रोल बम बरसाए गए, लोगों की और पुलिस की और दीगर सरकारी अमलाक और गाड़ियाँ जो है इनको जलाया गया। इवन के ये लाहौर किनाल जो है इसको कई रोज़ के लिए जो आप लोगों के लिए, आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। यहाँ पे बाकायदा तौर पे बदमाशी की जा रही थी और मखसूस हुलिये वाले लोग जो हैं उनका कब्जा था और बार बार ये कह रहे थे कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर किसी ने इमरान खान की तरफ आंख उठा के देखा तो हम आपकी रेड लाइन जो है वो मतलब बता रहे थे ना कहाँ पे। और ये कहा जा रहा था वहाँ पे उनके कारकुनान, उनके लीडरान, मुख्तलिफ लोग कह रहे जी अगर इन्होंने इमरान खान पे हाथ डाला तो इस बार हम जो है वो लिबर्टी में एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि इस बार एहतजाज जो है वो कैंट में किया जाए। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी हमारे खिलाफ फौज सारा कुछ कर रही है और हम फौज के खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे और फौज के घर पे जाके जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और फिर आपने देखा कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी होती है इस्लामाबाद से, तो अगर होता ना कि अचानक ये प्लान नहीं था, किसी एक जगह पे एहतजाज हो जाता, पूरे मुल्क में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 150 से ज़ायद जगहों पे एहतजाज हुआ और वो तमाम की तमाम जगह जो हैं वो फौज के इंस्टॉलेशंस हैं, यानी कि दफातर हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं। कोर कमांडर हाउस पे हुआ, GHQ पे हुआ, एयर बेस पे हुआ, इसी तरह जो यादगार शोहदा है वहाँ पे हुआ। यानी कि इन्होंने पिन पॉइंट करके फौज को टारगेट किया और वहाँ पे अटैक्स किए। और इसके पीछे एक साइकी ये थी कि जब ये सारा कुछ किया जाएगा तो फौज में मौजूद जो इनके मतलब हम ख्याल कह लें आप या सहूलतकार कह लें, वो इनको सपोर्ट देंगे। तो लिहाजा ये जब प्लान लेके आगे बढ़े, अब अटैक तो कर दिया गया, वहाँ पे हमला हो गया और इनकी जो असलियत थी वो भी सामने आ गई। अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसके बाद जो मुकदमा चल रहे हैं वो तो आपके सामने है, लेकिन अभी आप देखें कि मुल्क के एक हिस्से में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी आपको मुतहरिक दिखाई दे रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो तहरीक इंसाफ के कोई इतने बड़े लीडर नहीं है, वो इमरान खान के वकील हैं बस, लेकिन वो बड़े बड़े वहाँ पे जो है वो इज्तिमात कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। लेकिन जो असल चीज़ है वो अपनी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है वो तस्वीर, ये है वो नारा, ये है वो असल इनका माफे ज़मीर जो अंदर होता है ना वो, कि जिसपे वो वाज़े तौर पे कह रहा है कि अमन तब होगा, ये धमकी है, अमन तब होगा जब इमरान खान आज़ाद होगा। मतलब कि ये मुल्क, आपने इमरान खान के लिए मुल्क को जो है वो बदअमनी की तरफ धकेल दिया है। आप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर इमरान खान को किसी भी मुकदमे में सज़ा होती है तो फिर हम मुल्क की जो है वो इसी तरह से जिस तरह 9 मई किया था उससे बढ़ के करेंगे। और वहाँ पे जो नारे लग रहे हैं, फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वहाँ मुल्की अदारों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वहाँ पे खुलेआम जो है वो असला उठा के जो है वो क्या आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अदारों को जो है वो धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं जी हम आपके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे। तो जनाब ये जो सारी चीज़ें हैं, एक तो इन पे नोटिस लिया जाना चाहिए। ये जो तस्वीर हैं ये आपको आने वाले जो हालात है उसका वो कहते हैं ना अपना पेशगी इतला दे रहे हैं। जिस तरह 9 मई से पहले यहाँ पे जो कुछ हो रहा था, हम रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये कोई आम लोग नहीं है, ये गुरिल्ला वार करने वाले बंदे हैं, ये जंग करने वाले लोग हैं, ये तो हमला करना चाह रहे हैं, ये तो आपकी इमलाक को जो है वो तहबाला करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि अभी भी आपने अगर इस पर तवज्जो ना दी और इस PTI जैसी इंतशारी जमात का कोई फैसला ना किया तो फिर देखें बात कहाँ से कहाँ तक निकल जाएगी, क्योंकि इनको रोकना भी ज़रूरी है। मैं इस बात का कायल हूँ कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन किसी इंतशारी जमात को नहीं। अगर ये इंतशार छोड़े सियासत कर सकते हैं, लेकिन ये इंतशार नहीं छोड़ रहे। ये तस्वीर ये बता रही है कि अगर अमन चाहते हो तो इमरान खान को रिहा करो। ये तो सीधी सी धमकी है ना कि साडा बंदा छड्डो नहीं तो फिर असी हमला कर देंगे। तो फिर अदारों को भी इसका जवाब देने के लिए जो वो तैयारी करनी चाहिए। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।